कामरान मसीह पाकिस्तान का वो सबूत जिसने पूरे पाकिस्तान की दुआएं ली हैं और अपने कारनामे से पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं। ना सिर्फ दिल जीते हैं बल्कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। भारत की राजौरी एयरबेस को तबाह किया, उसके परखच्चे उड़ाए, जिस महारत के साथ अपने फाइटर जेट को उड़ाते हुए वो वापस आए हैं और एक भी दुश्मन की गोलाबारी उनके तैयारे को, उनके फाइटर जेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये मनाजिर जितनी बार भी देखे जाएं वो कम है, लेकिन इनके इस कारनामे से मुतल्लिक कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हकायक हैं जो हम तक पहुंचे हैं, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में नाज़रीन जो आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे वो ये कि झूठ का बाजार तो गर्म था ही, उसके अंदर जो गोल्ड मेडल मिला है वो भारत को मिला है, लेकिन इस सीज़ फायर के बाद पाक भारत कशीदगी में जो एक ठहराव आया है, जो असला ख़रीदने की दौड़ है उसमें कमी के बजाय मज़ीद इजाफा आ चुका है। तो कौन सा मुल्क क्या ख़रीदने जा रहा है अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, और अगली बार जो झड़प होगी वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसका भी जायज़ा लेंगे। और इस खित्ते में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि बड़ी मुफीद हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली भी। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में मौजूद हैं, उसके बाद वो कतर जाएंगे, फिर उसके बाद यूएई भी जाएंगे। तो अपने दूसरी मुद्दत की सदारत के अंदर उन्होंने जो पहला गैर मुल्की बड़ा दौरा है वो सऊदी अरब का क्यों किया और इसकी वजह से किसको परेशानी लाक हो चुकी है, तो ये सारी मालूमात आज की वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम और उम्मीद करते हैं कि सच पर, हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि सहाफ़ी का सबसे पहला काम ये होता है कि हकायक पर मबनी, जो सच पे मबनी ख़बरें वो आप तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि अगर झूठ एक बार आगे पहुंच जाए और वो फिर आगे से आगे पहुंचता जाए तो उसके बहुत से नुकसान होते हैं। फौरी तौर पर शायद आप खुश तो हो जाते हैं झूठी खबर सुन के, जिस तरह से भारतीय अवाम खुश हो गई कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ गोदी मीडिया को अलाउ किया गया जंग की खबरें देने के लिए। पाकिस्तान का जितना भी मीडिया था, जितने भी व्लॉगर्स थे, न्यूज़ बेस्ड चैनल्स थे, नेशनल चैनल्स थे, उन सारों को बैन कर दिया गया। तो इसकी सबसे बड़ी दलील यही है कि वो नहीं चाहते थे कि हकायक में मबनी खबरें उन तक पहुंच सकें। तो उन्होंने वन साइड स्टोरी अपनी आवाम को बताई है, और अब जबकि हकीकत उन पर आश्कार हो रही है तो वो इस वक्त सख्ते की हालत में है। उनकी आवाम परेशान है कि उनके साथ हुआ क्या है। उनको वो कहते हैं ना, सज्जी दिखा के खब्बी मारी है मोदी सरकार ने। तो इसी तरह की कैफियत में जिस पर बड़ा इतरा रहे थे कि जी राफेल हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास इतने महंगे तैयारे मौजूद हैं, $300 मिलियन का एक तैयारा यूं चुटकियों में, लम्हों के अंदर अगर वो राख का ढेर बन जाए तो फिर तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है। और वो S-400 का दिफाई निज़ाम जो कि रशिया से ख़रीदा गया, जो कि दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो भी अगर खाक में तब्दील हो जाए और उन मिसाइल्स को ट्रेस ना कर पाए जो कि पाकिस्तान की तरफ से उन पर फायर किए गए थे, तो फिर ऐसे महंगे आलात का और ऐसे महंगे तैयारों का, टॉयज़ का क्या फ़ायदा है। ये सवाल उनसे पूछ रही उनकी आवाम भी नरेंद्र मोदी से, और कांग्रेस के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर तो उनसे सवालात हो ही रहे हैं। और अभी ये आगाज़ है, अभी उनकी ज़िल्लत का आगाज़ है, अभी बहुत से और मराहिल उन्हें देखने हैं। अगर हम आगाज़ करें नाज़रीन 22 अप्रैल से, जिस वक्त पहलगाम का वाक़या होता है, तो पाकिस्तान ने बरमला इस चीज़ को न सिर्फ कंडेम किया था, इसकी मजम्मत की थी कि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, हमें अफसोस है। लेकिन अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, अगर आपके पास सबूत हैं, तो लाइए सामने रखिए और किसी भी थर्ड पार्टी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए मेरे ख्याल में बेहतरीन ऑप्शन यही होनी चाहिए थी। पूरी दुनिया को इस पर कान धरने चाहिए थे, लेकिन अफसोस का मकाम यह कि पूरी दुनिया इस पर खामोश रही और हमेशा उन्होंने जो एक बायसनेस है उसका सबूत दिया। लेकिन एक चीज़ मुख्तलिफ थी कि भारत जो हिमायत दुनिया से चाह रहा था वो हिमायत उन्हें नहीं मिल पाई थी, क्योंकि दुनिया जानती थी JD Vance जिस वक्त वाक़या होता है पहलगाम का, उस वक्त इंडिया के अंदर ही मौजूद थे। मौसूफ की अहलिया क्योंकि भारतीय हैं, इंडियन है, तो वो अपनी जोरू के गुलाम वाली जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे थे, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो भी रन मुरीद हैं। अगर वो हकायक पे या फैक्ट्स पे मबनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते तो मेरे ख्याल में इस झूठ का वो साथ ना देते जो भारत ने रचाया था। लेकिन बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। जिस वक्त ये वाक़या हो गया, पहलगाम का वाक़या हो गया, पाकिस्तान ने ऑफ़र की, उस पर कान नहीं धरेंगे, पाकिस्तान पे धावा बोल दिया जाता है। 5 मई 6 मई को ये सिलसिला अपना उरूज पर था। पाकिस्तान रोकता रहा कि जी आपने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया है, आप बाज आ जाइए, आप पाकिस्तान को ना मजबूर कीजिए कि हम आपको मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल ये बताया था कि हम जवाबी वार करेंगे। उसके बाद राउंड 1 मुकम्मल होने के बाद अगर भारत ने फिर कार्रवाई की
तो फिर ये सिलसिला बढ़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के इस आखिरी वार्निंग के बाद भी भारत ने अपने ड्रोन्स भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया, उस पर भी इक्तफा नहीं किया, उस पर भी मुंह की खानी पड़ी। राफेल, जिस वक्त नाज़रीन ये बताया जाता है कि बैटल ग्राउंड के अंदर, जिसके अंदर दोनों ममालिक के फ्लीट, जिसमें लगभग 125 तैयारे थे, फाइटर जेट्स थे, 80 के करीब, 75 से 80 के करीब तैयारे भारतीय साइड पे थे। ये कश्मीर के इर्द गिर्द ये तमाम ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और उस वक्त 25 से 30 से 35 के करीब जो फाइटर जेट्स थे वो पाकिस्तान की तरफ थे, जिसमें J-17 थंडर थे, जिसमें J-10C तैयारे थे, और उसके ऊपर जो जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम था जिसके अंदर PL-15 जो कि A to A स्ट्राइक करने की सलाहियत रखता है, और इसी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो कि A to ग्राउंड हिट करने की सलाहियत रखता है। ये दोनों तैयारे आमने सामने थे। उधर से राफेल थे और दीगर जो उनके पास तैयारे हैं, जिसमें मिग हैं, जिसमें मिराज हैं, और ये सारे तैयारे एक फ्लीट की सूरत में आमने सामने थे। तो पाकिस्तान ने अपनी महारत के ज़रिए वो लेगेसी जो आलम से शुरू हुई थी, राशिद मिनार से शुरू हुई थी, उससे कंटिन्यू करते हुए चंद ही लम्हों के अंदर भारत के 6 से 7 तैयारों को मार गिराया, जिसमें से 3 पाकिस्तान का क्लेम है कि राफेल तैयारे थे। तो चंद ही लम्हों के अंदर जिस तरह से राख का ढेर बनाया गया पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से राफेल को, और पूरी दुनिया ये रिपोर्ट करने पर मजबूर हुई। फैक्ट्स पाकिस्तान ने कुछ दिन के बाद सामने रखे और उसके अंदर सारी डिटेल मौजूद थी। वो आवाज़, वो कन्वर्सेशन जो कि भारतीय पायलट आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच रही थी, वो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स तक पहुंच रही थी, और उनकी सारी प्लानिंग को देखते हुए पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान इससे ज़्यादा नुकसान कर सकता था। ये पाकिस्तान के बड़ेपन का मुजाहरा है कि पाकिस्तान की तरफ से अपने टारगेट्स को लॉक करने के बावजूद सिर्फ 5 से 6 या 7 तैयारों को निशाना बनाया गया, जिसमें से हमारे सोर्सेज अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2 भारतीय पायलट इसमें हलाक हो गए हैं और 3 शदीद जख्मी हैं, जिनका इस वक्त इलाज जारी है। तो ये वो हकायक हैं, वो फैक्ट्स हैं नाज़रीन, जो कि हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने हमारे सामने रखे हैं। ना सिर्फ हमारे सामने रखे हैं, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने रखे हैं। और शफाफियत का अंदाज़ा इसी चीज़ से हो जाता है। आपने बहुत से विजुअल्स देखे होंगे जहाँ पे ड्रोन गिर रहा है या ड्रोन फ्लाई कर रहा है, उसके अंदर सिविलियंस भी उसको हिट कर रहे हैं, उनको एक्सेस दी जा रही है, किसी भी चीज़ से छुपाया नहीं जा रहा। वो मदरसे, वो मसाजिद जिनको भारतीय मिसाइलों ने निशाना बनाया, वो सारे मीडिया को एक्सेस दी गई, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पे ले जाया गया और बताया गया कि जी भाईजान ये वो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं सो कॉल्ड, जिस पर भारत कह रहा है कि जी यहाँ पे तरबियत दी जाती थी दहशतगर्दों को। तो आके देख लीजिए यहाँ पे कितने दहशतगर्दों के ठिकाने थे, क्या कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। तो सच्चे और झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आते हैं नाज़रीन उस खबर की तरफ जो कि सर्कुलेट तो हो गई, किसकी तरफ से बनाई गई, किसकी तरफ से इसको फैलाया गया, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन कामरान बशीर मसीह, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के समुद्री के इलाके से है, 462 गाफवे से इनका ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पे C-130 तैयारे के अंदर नेविगेटर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो फाइटर जेट उड़ाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसके अंदर अपने तैयारे को ये घुमा रहे हैं और आसपास से इनके ऊपर फायरिंग हो रही है, कोई भी गोलाबारी इनके फाइटर जेट को हिट नहीं कर रही नाज़रीन, वो एक वीडियो गेम है DCS के नाम से। यूट्यूब के ऊपर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसको देख सकते हैं और इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये विजुअल्स आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। बहरहाल जो कामरान मसीह की खदमात हैं पाक फ़िज़ाया के लिए, जो भी वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी लॉयल्टीज़ सर आँखों पर, उनकी खदमात सर आँखों पर। लेकिन फैक्ट चेक के मुताबिक, और उमर चीमा जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनकी तरफ से अपने ट्वीट के अंदर 2 तस्वीरें नाज़रीन शेयर की गई, जिसके अंदर एक तो वो जिसके अंदर कहा गया कि जी पायलट्स पाक फ़ौज के अपने मार्के पे जाने से पहले अपनी वसीयत लेकर आए हैं। दूसरी तस्वीर थी कामरान मसीह की। तो कामरान मसीह से मुतालिक उन्होंने लिखा हुआ है कि जी कामरान मसीह पायलट नहीं है, और उन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है जी ये लड़ाका पायलट है, ना ही फाइटर जेट में। पुरानी तस्वीर है PF से, लेकिन कार्गो सर्विस में। तो एक और फ़र्क भी है, जो बैज कामरान मसीह की इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं, ये फाइटर पायलट का बैज नहीं है। फाइटर पायलट का बैज ये होता है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बैजेस के अंदर भी, और कोई भी आपको इनकी तस्वीर किसी फाइटर जेट के साथ दिखाई नहीं देगी। खैर, ये एक तस्वीर थी जो हमने सोचा आपके साथ कर लेते हैं। और जो दूसरी तस्वीर उमर चीमा ने शेयर किया, वो ये कह रहे हैं
कि वसीयत नहीं लिख रहे बुनियादी तौर पे पायलट्स। ये वो सामान है जो कि अमूमी तौर पे किसी मार्के पे जाने से पहले भी और या फ्लाइट से पहले पायलट्स अपने सामान से मुतल्लिक मालूमात वो लिख देते हैं, दर्ज कर देते हैं, और ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भी बहरहाल इस तस्वीर को भी सराहा गया था कि जी पायलट्स अपनी वसीयत लिख रहे हैं और ये किस जज्बे के तहत जा रहे हैं। बहरहाल जज्बा तो वही है जिसे हम सलाम पेश करते हैं, और उसी जज्बे के तहत उस लेगेसी को जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि एम आलम हो या राशिद मिन्हास हो, वो कारनामे जिन्होंने सरंजाम दिए हैं, आज उस लेगेसी को लेके चलते हुए पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, और इसे सिर्फ हम क्लेम नहीं करते, पूरी दुनिया अब इस मार्के के बाद कि राफेल को जिस तरह से पाकिस्तान ने नॉकआउट किया है, बांध के मारा है, उनके टारगेट्स को लॉक किया है, उनकी जो आपस की कन्वर्सेशन थी उसे ट्रेस आउट किया है, बल्कि उन्हें मजबूर किया है कि उन 80 फाइटर जेट्स के होते हुए कोई एक भी फाइटर जेट ने पाकिस्तान के ऊपर अपना मिसाइल फायर ही नहीं किया। तो यही सवाल जब भारतीय मीडिया ने पूछा था उनके नुमाइंदगान से, उनके बरी बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज के नुमाइंदगान जब वहाँ पर मौजूद थे, तो वो जवाब देने से कासिर थे। वो कहते हैं कि जी लड़ाइयाँ तो लड़ाई के अंदर नुकसान तो होता रहता है, लेकिन अभी हम किसी भी तफसीलात को देने से गुरेज करेंगे। तो वो तफसीलात कब दी जाएंगी, सही वक्त वो कब आएगा, ये मेरे ख्याल में उनकी मीडिया को पूछना चाहिए। अब आते हैं नाज़रीन असले की दौड़ से मुतल्लिक। आपको पता है कि बुरे तरीके से एक्सपोज किया गया पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ राफेल तैयारों को बल्कि उनकी कैपेबिलिटी को, और S-400 जो दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम है, रशिया से भारत ने परचेज़ किया था $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। पाकिस्तान की तरफ से अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ज़रिए उन्हें जब हिट किया गया तो आदमपुर समेत दीगर मकामात पे उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो अब भारत की तरफ से ये सोचा जा रहा है कि जी मज़ीद ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेज़ किया जाए, ताकि अगली बार अगर पाकिस्तान हिट करता है इस सिस्टम को तो शायद उनकी लाज रह जाए, शायद उनकी इज़्ज़त रह जाए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो PL-15 नाज़रीन वो मिसाइल सिस्टम जो कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से एज ए गिफ्ट दिया गया था, और यकीनी तौर पर सही वक्त पर उसका सही इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। अब उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। जिस तरह से JF-17 थंडर पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, तो PL-15 मिसाइल्स भी अब पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई और खरीदना चाहे पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, तो उसके लिए भी दस्तयाब होंगे। तो एक बड़ी पेशरफ्त है। एक और बड़ी खबर नाज़रीन वो ये है कि 5th जनरेशन गेम चेंजर जो फाइटर जेट्स हैं, जिसका नाम है J-35A, जो कि इस वक्त चाइना के पास हैं, जदीद तरीन लड़ाका तैयारे अब चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है, और इसमें बड़ी पेशरफ्त आने वाले चंद दिनों में मुतवक्के है, क्योंकि ये नाज़रीन सिर्फ पाकिस्तान का इम्तिहान नहीं था, ये चाइना की टेक्नोलॉजी का, चाइना के डिफेंस सिस्टम का, चाइना के एविएशन सिस्टम का, चाइना के जो इस वक्त मौसर तरीन निज़ाम है, जो कि पूरी दुनिया, जो वेस्टर्न दुनिया शशदर है, हैरत में मुब्तला है, उनको सरप्राइज़ में मुब्तला किया है चाइनीज़ और पाकिस्तान कोलैबोरेशन ने, जो मजमूई तौर पर दोनों का डिफेंस सिस्टम था, उनकी टेक्नोलॉजी, हमारी एग्जीक्यूशन और हमारी एक्सपर्टीज़, इसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है कि किस तरह से दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने, चाइना ने नॉकआउट किया, किस तरह से राफेल तैयारे जो अब तक नाकाबिले शिकस्त थे, जो अब तक नाकाबिले तस्खीर थे, उनको चंद ही लम्हों के अंदर न सिर्फ उन्हें बांध दिया बल्कि बांध के मारा भी है। लेकिन इससे ज़्यादा मार सकते थे, ये रियायत बरती है पाकिस्तान ने, तो शुक्रगुजार होना चाहिए भारत को इस पर। अब आते हैं नाज़रीन उस पेशरफ्त की तरफ जो कि इस खत्ते में होने जा रही है। एक तो बड़ी पेशरफ्त यह है कि भारत बड़ी कोशिश करता रहा पाकिस्तान को सफारती तौर पे तनहा करने की, उसमें नाकाम रहा। फिर वो कोशिश करता रहा कि IMF किसी तरीके से पाकिस्तान को ग्रांट ना दे, अगली किस्त ना दे, उसमें भी नाकाम हुआ। पाकिस्तान को जो अगली किस्त है वो दे दी गई है, और अब उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान जो अपने अहदाफ है उसे कामयाबी के साथ मुकम्मल करेगा। एक और बड़ी जो डेवलपमेंट ये हुई थी नाज़रीन, जो तस्दीक है पाकिस्तान के इस मार्केट को जीतने की, कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, इतना इजाफा हुआ कि उसको कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रोकना पड़ा, कि इतनी तेज़ी मार्केट के अंदर जो आ चुकी है। फिर उसके बाद जब मार्केट बहाल हुई है, उसके अंदर 20,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। 1,20,000 से स्टॉक एक्सचेंज वो क्रॉस कर चुकी है। तो एक आगाज़ है, उम्मीद करते हैं कि तसलसल जारी रहेगा। अच्छा नाज़रीन, जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब है, ये बहुत अहमियत का हामिल
शामिल है। इस पे हम आने वाले व्लॉग्स में डिटेल से बात करने जा रहे हैं कि इसने इतना परेशान क्यों कर दिया है इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को, क्योंकि बड़े फैसले होने वाले हैं। वो बड़े फैसले क्या हो सकते हैं, अगले व्लॉग में आपको तफसील से बताएंगे। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।